तो कौन है जॉर्डन पीटरसन? एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। 3 किताब लिखी इन्होंने। पहली किताब 1999 में लिखी। जॉर्डन का कहना है कि उन्होंने उस किताब का हर सेंटेंस कई बार एडिट किया होगा। 1985 में वो किताब लिखनी शुरू की थी और 1999 में जाके उनकी वो किताब मैप्स ऑफ मीनिंग पूरी हुई। और उनका ये कहना है कि हर रोज़ उन्होंने इस किताब को इतने साल तक 3 घंटे दिए हैं। उसके बाद 2018 में 12 रूल्स फॉर लाइफ, 2021 में बियॉन्ड ऑर्डर 12 मोर रूल्स। वो कब पैदा हुए, उनकी हाइट क्या है, उनका रंग क्या है, वजन क्या है, ये सब तो विकिपीडिया पे मिल जाएगा। लेकिन कोई इंसान क्या होता है जब हम ये कह रहे हैं कि हमें इस इंसान के बारे में जानना है? कौन है जॉर्डन पीटरसन? जॉर्डन पीटरसन वो है जिस सवाल ने उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान किया है। जॉर्डन पीटरसन वो है जिसकी खोज में वो निकले और उस खोज का ही नतीजा था कि उन्होंने अपनी वो पहली किताब लिखी। वो जो खोज थी उनकी, वो जो सवाल था उनका, जो परेशान उनको कर रहा था, वो ये था कि ईवल क्यों है? इंसान ग्रुप्स में बट के एक दूसरे पे अत्याचार क्यों करता है? युद्ध क्यों होते हैं? मनुष्य समूहों में एक दूसरे का अहित क्यों करता है? ये उनका सवाल था, जिस सवाल का पीछा उन्होंने जीवन में किया। ऐसा उन्हीं का कहना है। ओशो उर्फ आचार्य रजनीश हुए भारत में। 90 में उनकी मृत्यु हो गई। अपने समय में उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि अभी जैसी चीज़ें चल रही हैं, हमारे भारत से बाहर लोग साइंस सीखने जाते हैं, मैथ्स सीखने जाते हैं, टेक्नोलॉजी सीखने जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि धर्म और ध्यान सीखने भी हमें बाहर ही जाना पड़ेगा। लेकिन अभी वो समय आया नहीं है। पर जॉर्डन मेरी नज़रों में तो एक साधक हैं जिन्होंने बहुत साधना की है, एक संत के बेहद करीब है। जैसे मैं कह रहा था कि कोई इंसान क्या होता है, ये उसके सवाल तय करते हैं कि किन सवालों को लेकर लाइफ में वो जी रहा है। अब ये सवाल क्या है? कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, कुछ सवालों के साथ तो हम पैदा ही होते हैं। जैसे भूख का सवाल है और प्यास का सवाल है, शेल्टर का, कपड़े का, प्रोटेक्शन का। ये सब चीज़ें, ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब समस्याएं हमारे साथ बचपन से होती हैं। बचपन में तो हमारे माँ बाप इन समस्याओं को हमें सुलझाने में मदद करते हैं। लेकिन सिर्फ रोटी, कपड़ा, घर, सिर्फ मटेरियल पोजेशन इंसान को शांति नहीं दे सकता। इंसान सिर्फ ब्रेड पे नहीं रह सकता। मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। ये भी जॉर्डन अक्सर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एक मेमोरी है, याददाश्त है। वो देखेगा सुबह उठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो जा रहा हूँ, क्या बस यही जीवन है? तो हमें रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो हमारी जो बेसिक सुविधाएं हैं, नींद, जो बेसिक नीड्स हैं, वो चाहिए तो। लेकिन वो बेसिक नीड्स हमें इस ढंग से चाहिए कि जीवन अर्थपूर्ण लगे। ऐसे तो हमें कोई अर्थ नहीं दिख रहा लाइफ का, कि जिए जा रहे हैं और लोग भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। अर्थ क्या है? और जब जीवन का कोई अर्थ नहीं दिख रहा तो रोटी पानी कमाना कोई आसान बात तो है नहीं। जब तक रोटी पानी नहीं होता, आपके पास कुछ सुविधाएं नहीं होती एक स्तर तक की, तब तक तो उन्हीं को कमाने में अर्थ दिखता है। लेकिन आज भूख से बहुत कम लोग मर रहे हैं। आज सभी ये देख सकते हैं कि सभी के पास लगभग रहने को है कुछ जगह और दिन में 2 टाइम की रोटी है। तो लाइफ मीनिंगलेस लगने लगती है। तो सवाल ये हो जाता है कि वो क्या ढंग है जिससे हम जिए कि लाइफ मीनिंगफुल हो जाए। क्योंकि ऐसे तो ठीक है, रोटी पानी मिल रही है, लेकिन उसको कमाने में बड़ी समस्याएं हैं। रोज उठो बेड से, काम पे जाओ, काम करो, खाओ, चबाओ, पचाओ। इतना सब भी क्यों करें? ये सब तो हर कोई कर रहा है। जीवन का मतलब क्या है? और फिर इंसान सवाल पूछता है ये कि लाइफ का मीनिंग क्या है? शांति कहाँ है? भूख से मिलने वाली जो शांति है
वो शांति तो है, तृप्ति तो है वो, या ड्रग से मिलने वाली, शराब से मिलने वाली तृप्ति तो है वो। उसको अगर कोई ये कहे नहीं वो शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है, तो मुझे ऐसा ठीक नहीं लगता। मज़ा तो आता है, वो आनंद तो वहाँ लगता है, लेकिन वो ठहरता नहीं। और जब वो आनंद जाता है तो जो समस्याएं हैं, जो हमारी एंग्जाइटीज़ हैं, वो और बड़ी हो जाती है। शराब और ड्रग्स की मैं बात कर रहा हूँ। रोटी का ऐसा है, रोटी खा ली, कुछ अच्छा लगा, फिर शाम को भूख लगाएगी, तो बड़ी तृप्ति कहाँ है? अर्थ क्या है जीवन का? वो क्या ढंग है जिससे मैं जीऊँ कि मुझे ऐसा लगे कि हाँ मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ अपनी एग्जिस्टेंस। और जॉर्डन की जो फिलॉसफी है उसका एक ये बहुत मेन पिलर है, ये उनका मूलभूत सिद्धांत है कि इंसान के जीवन में एक मीनिंग होना चाहिए। उन्हीं का नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है और बहुत लोगों ने कहा भी है कि एक मीनिंग होना चाहिए, एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, एक गहरा संतोष, एक गहरी शांति होनी चाहिए भीतर कि मैं जिस ढंग से जी रहा हूँ, हाँ वो ठीक है, वो सही है, वो जस्टिफाई करता है मेरी छोटी सी एग्जिस्टेंस को, मेरी लिमिटेशंस को। तो ये जो जीवन का अर्थ का जो सवाल है ना, ये बहुत सारे रूपों में हमारे सामने आ सकता है। ये इस रूप में आ सकता है कि भगवान क्या है, ये इस रूप में आ सकता है कि सत्य क्या है, ये इस रूप में आ सकता है जिस रूप में जॉर्डन को आया कि इंसान शांति से क्यों नहीं रहता, ये इस रूप में आ सकता है कि युद्ध क्यों है। ये सब सवाल घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। लोग इतने अमीर क्यों हैं, लोग इतने गरीब क्यों हैं? जो सबसे गरीब देश है शायद मोजाम्बिक, उसमें अगर एक इंसान 100 रुपये कमा रहा है तो सबसे अमीर देश में उसके 400 गुना कमाएगा। 40,000 हो गए ना। इतना भेद क्यों है? ये सवाल एक खोजी करता है क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने जो उसकी डेली एग्जिस्टेंस है, जो उसकी डेली नीड्स हैं, वो तो उसकी पूरी हो रही हैं, लेकिन वहाँ उसको जीवन का अर्थ नहीं दिख रहा। उसके जहन में ये सवाल रहते हैं कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है? या तो इंसान सवालों के साथ जी सकता है या एक लक्ष्य के साथ जी सकता है। लक्ष्य सवाल का ही जवाब हो गए। कोई सवाल क्या है, जीवन का अर्थ किस में है? किसी को जीवन का अर्थ क्रिकेट खेलने में दिख सकता है, किसी को इंजीनियर बनने में दिख सकता है, किसी को डॉक्टर बनने में दिख सकता है। लेकिन जो खोजी होता है उसके पास सवाल होते हैं, उसके पास लक्ष्य नहीं होता। और खोज जो है वो आपको अननोन में ले जाती है। अगर मेरे जहन में एक सवाल है और वो सवाल मुझे परेशान कर रहा है और मैं उस सवाल के जवाब के लिए कुछ भी करूँगा, तो मुझे नहीं पता मैं कल कहाँ होऊंगा, मुझे नहीं पता मैं कल कौन सी किताब पढ़ रहा हूँगा, कौन से देश में होऊंगा। वो सवाल जहाँ मुझे लेके जाएगा मैं वहाँ होऊंगा। वो सवाल मुझे कहाँ लेके जाएगा वो मुझे पता नहीं। इसलिए खोजी हमेशा अज्ञात के पास रहता है। जिसके पास एक सवाल होता है वो हमेशा अननोन में रहता है। उसको पता नहीं होता कि सवाल का तो मतलब ही है मुझे कुछ बहुत बेसिक है लाइफ के बारे में जो नहीं पता है, लाइफ खाली लग रही है। और वो बाहर ऊपर से अलग अलग रूपों में आ सकता है कि इंसान लड़ते क्यों हैं, भगवान कहाँ है, दुनिया क्यों बनाई, दुनिया किसने बनाई। लेकिन जब ये इस सवाल की जड़ें बहुत गहरी तक जाती हैं तो ये सवाल आपको एक यात्रा पर, एक एडवेंचर पर लेके जाता है। इस दुनिया में अलग अलग दुनिया है। अगर आप किसी राइटर के घर में पैदा हो गए तो हो सकता है वहाँ से, उस परिवेश से आपको अलग सवाल मिले कि ऐसी क्या कहानी है जिसे मैं लिखूं कि जो मेरी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करें। या आप एक सिंगर है तो कि मैं किस तरह से गाऊं। और जो भी महान काम होते हैं, जो भी बड़े काम होते हैं, वो ऐसे ही लोग करते हैं जिनके पास एक, जो किसी काम को इसलिए कर रहे होते हैं कि वो काम सही है। जीतने हारने के लिए, पैसा कमाने खोने के लिए नहीं। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, पैसा ज़रूरी है, लेकिन वो सिर्फ अपने काम को इसलिए नहीं कर रहे होते। किस्मत की बात है, कोई गंगू तेली भी राजा भोज की जगह
पा सकता है वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर जितने भी बड़े और महान काम हुए हैं वो इस वजह से नहीं हुए कि मुझे पैसा कमाना है या अपना सेल्फिश इंटरेस्ट है मेरा कुछ। वो एक डीपर सेंस ऑफ मीनिंग से हुए कि इसको करने से मेरी लाइफ जस्टिफाइड है, इसको ये करना लाइफ का मीनिंग है। और ज़रूरी नहीं वो धर्म में ही दिखे, मंदिर में ही दिखे। वो तुम अगर तुम्हारे को सवाल है कि मैं ऐसी क्या ऐप डिज़ाइन करूँ जो कि एक मार्क छोड़ के जाए फील्ड पे, जिससे मेरी जगह बन सके। और वो जगह ज़रूरी नहीं कि बुरी हो, वो अहंकार या घमंड नहीं है वो, क्योंकि तुम उस पर सच में मेहनत करोगे, तुम उस पर अपना डिसिप्लिन रहोगे, वो चीज़ तुमको बहुत हद तक खाएगी। तो अलग अलग दुनियाएं हैं, अलग अलग इंसानों का सवाल होते हैं। जैसे इलॉन मस्क को मुझे ऐसा लगता है जो सवाल परेशान करता है, मैंने उनके जितने इंटरव्यू सुने हैं, वो ये है कि एक ऐसा भविष्य वो चाहते हैं जिस भविष्य में हम और भी प्लैनेट्स पे हों, क्योंकि उनकी थिंकिंग उस लेवल पे काम कर रही है। उनको वो सवाल हैं, वो उन सवालों से डील कर रहे हैं, वो उस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो हर किसी के जहन में ये सवाल होता है। रोटी पानी का तो सवाल ठीक है, लेकिन वो रोटी पानी ऐसे किस ढंग से मैं कमाऊं कि मेरी एग्जिस्टेंस जस्टिफाइड हो, ये सवाल होते हैं। वो सवाल जॉर्डन का जो सवाल था, जो उनको लाइफ में गाइड कर रहा था, जो उनको मीनिंग दे रहा था। अभी मैं मीनिंग की बात कर रहा था, एक संतोष की, गहरे संतोष की बात कर रहा था। वो कब मिलता है? वो तब मिलता है जब जो चीज़ हमें जीवन के बारे में परेशान कर रही होती है कि रोटी पानी तो ठीक है, लेकिन और सब ये क्या है। वो चीज़ एक तो हमारी अपनी यूनिक होगी, क्योंकि वो हमारी लाइफ से होगी, वो हमारे इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में हम हैं, जहाँ हम हैं, वो हमारा सवाल होगा। तो जॉर्डन कौन है? अब आप उनकी बर्थ डेट पढ़ लो, उनके परिवार के बारे में पढ़ लो, उनके करियर के बारे में पढ़ लो, मुझे नहीं लगता कि आप इससे उनके मन में झांक पाओगे। उनके मन में झांक पाओगे आप उस सवाल से। वो सवाल मैंने आपको बताया अभी क्या था। जॉर्डन की माँ ने इनको क्रिश्चियन क्लासेस ज्वाइन करवा दी बचपन में। ईसाई परिवार से हैं ये, तो इन्हें ना तो अपनी वो क्लास पसंद थी, ना अपने धार्मिक दोस्त पसंद थे, ना इन्हें वो पसंद था जो उन्हें वो धर्म की, जो ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही थी, इन्हें वो भी पसंद नहीं थी। अपने क्रिश्चियन टीचर से उन्होंने एक समय में पूछ लिया कि बाइबल में बताया गया दुनिया ऐसे बनी है, साइंटिस्ट कहते हैं दुनिया दूसरे तरीके से बनी है, तो आप इन अपोजिट पोल्स को यूनाइट कैसे करोगे? आप एक कॉम्प्रोमाइज कैसे करते हो? ये जब उन्होंने अपने टीचर से पूछा तो उनके टीचर के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन से पहले ही उन्हें वहाँ जाना क्लास में पसंद नहीं था। जब उनकी माँ ने ज्वाइन करवाई, वो उस क्रिश्चियन क्लास में नहीं गए जहाँ उन्हें धर्म की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि जो वो सवाल पूछ रहे हैं टीचर से, उस टीचर के पास उसका जवाब नहीं है। और जॉर्डन को मन ही मन लगता था कि जो टीचर है ये खुद अपनी बात पे विश्वास नहीं करता, ये बस हमें पढ़ाने के लिए बोल रहा है। क्योंकि जैसे जेनेसिस में है कि ईश्वर ने दुनिया को बनाया 6 दिनों में, जॉर्डन कह रहे हैं कि एक तरफ साइंस एवोल्यूशन हमको कुछ बता रहा है, एक तरफ तुम कुछ बता रहे हो। और जब टीचर के पास कोई जवाब नहीं था तो छोड़ दिया। उनको ऐसा लगने लगा कि धर्म सिर्फ कमज़ोर, अज्ञानी और अंधविश्वास वाले इंसान के लिए है। और ये बड़ी हिम्मत का काम है लगना। इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म ही ऐसा है, लेकिन समय समय पे धर्म जो है अपनी मीनिंग को खो देता है। वो अपने मीनिंग को इसलिए खो देता है क्योंकि लोग अपने सवालों का पीछा करने नहीं जाते। लोग अपने सवालों का पीछा करने नहीं जाते। लोगों के जहन में जो सवाल हैं, बहुत से लोग, कुछ लोग जाते हैं, लेकिन बहुत सी जनता है वो कठपुतली बन के जी रही है धर्म की या कल्चर की या संस्कृति की। वो अपने सवालों के पीछे नहीं जा रही। धर्म जीवन कैसे जीना, इस सवाल का जवाब है। और जब लोग
धर्म को सीरियसली नहीं ले रहे, जब लोग धर्म को साइंस के बराबर इक्वेट कर रहे हैं कि धर्म तो पुराने लोगों का साइंस था, जहाँ पे पुराने लोगों ने ये बताया था कि ये दुनिया क्या है, लेकिन आज हमारे पास तो मॉडर्न साइंस है। तो लोगों का ये एटीट्यूड आ जाता है। जब लोगों का ये एटीट्यूड धर्म के प्रति आ जाता है तो वो तो साफ देखते हैं कि मॉडर्न साइंस जो है, क्योंकि वो अब धर्म को एक पुराने लोगों की साइंस मान रहे हैं, तो वो तो साफ देखते हैं कि मॉडर्न साइंस पुरानी साइंस से तो 1000 गुना अच्छी है और सटीक है और सही है और एविडेंस है उसके पक्ष में। तो वो धर्म को एक बार को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि जो नोशन धर्म का बन गया है, जो विचारधारा धर्म की बन गई है लोगों में, वो सही नहीं है। तो एक सही धार्मिक आदमी को सबसे पहले तो नास्तिक होना होगा। नास्तिक इन द सेंस उसको कम से कम ये तो मानना होगा कि ये जो फिलहाल धर्म के बारे में मुझे बताया जा रहा है, ये इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है। वो जॉर्डन के साथ हुआ। अपनी सारी परंपरा और अपने धर्म को उन्होंने छोड़ दिया, और कहीं ना कहीं उनके परिवार वाले और आसपास ये उम्मीद कर ही रहे थे। तो ऐसा नहीं हुआ कि परिवार में जैसे भारत में बहुत नाटक होता है, रोना धोना होता है कि ये क्या कर रहा है, धर्म को नहीं मान रहा तू, ये है वो है। कहीं ना कहीं सबने वो स्वीकार कर लिया कि ये होना ही था एक दिन। जॉर्डन जो है, उनको ये बात समझ में आनी थी। उनके रिबेलियन को धर्म के प्रति स्वीकार कर लिया गया। उनकी माँ थोड़ी सी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थी, थोड़ी ज़्यादा ईसाई धर्म में मानने वाली थी। पिताजी इतने मानने वाले नहीं थे, तो कुछ घर पे कोई ड्रामा नहीं हुआ। अब उनके पास जवाब नहीं था इस सवाल का जो उन्होंने उस टीचर से पूछा, क्रिश्चियन टीचर से। और भी जीवन के बारे में जो उनके सवाल थे, जो उनका एक मेन सवाल था, उसका भी उनके पास जवाब नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है, लाइफ तो हमें जीनी है ना। मेरे पास अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं है तो मुझे ये तो पता ही नहीं होगा ना मैं लाइफ कैसे जीऊँ। भाई मैं कैसे उठूँ, कैसे बैठूँ, क्या सही है क्या गलत, ये क्या डिसाइड करता है? ये वो सवाल ही डिसाइड करता है, ये हमारा लक्ष्य ही डिसाइड करता है क्या सही है क्या गलत, किससे मिलना है, किससे दोस्ती करनी है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा दोस्त है। लेकिन जब आपके पास वो लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि आपके पास तो एक सवाल है जिसका जवाब आपके पास है नहीं, तो आप अज्ञात में होते हो, आपको नहीं पता क्या करना है। लेकिन उस समय उन्होंने कोई ना कोई तो जवाब चाहिए ही ना। धर्म छोड़ दिया, एक सोशलिस्ट पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सोशलिज्म ये मानता है कि देखो, सिंपल रूप में मैं बहुत बताऊं कि पैसा सब में बराबर बंटना चाहिए। ये जो गरीब अमीर का अंतर है, यही सारे दुख की जड़ है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बराबर होने चाहिए सब में। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन ना करे। प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए ऊपर से, क्योंकि हम सोशलिज्म पे इतनी बात नहीं करेंगे। लेकिन ये उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि समाज की जो समस्या है उसका कारण ये है कि कोई गरीब है और कोई अमीर, और हमें सोसाइटी को बदल देना होगा। और वो लिखते हैं जॉर्डन कि मैं अपनी नज़रों में उस समय क्रांतिकारी हो गया जब मैंने धर्म को छोड़ के एक सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया, कि अब समाज को बदलना है, गरीब और अमीर के अंतर को एक करना है। धर्म की बात उन्हें रैशनल लॉजिकल नहीं लगी। सोशलिज्म की बात तो कम से कम उनके समझ में आ गई कि देख भाई, कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं। जो गरीब हैं वो इसलिए गरीब हैं क्योंकि जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है और वो गरीब को चूस के अमीर बना है, गरीब से प्रॉफिट काट के अमीर बना है, और इसी वजह से जो है समाज में बहुत हद तक दुख है। 17 साल की उम्र में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, कॉलेज में चले गए। वहाँ उनका सपना था अब नेता बनने का। ये सवाल उनके मन में कहीं ना कहीं थे सब, लेकिन एक ढंग तो चाहिए ना जीवन जीने का। तो आदमी बाहर से एक ढंग अपना लेता है जब अंदर से वो अपने सवालों पे काम नहीं करता। एक ऊपरी ढंग, एक सुपरफिशियल ढंग। वहाँ उन्हें कॉलेज में जाके नेता बनना था। कुछ उनकी जिस पार्टी से वो जुड़े थे कॉलेज में अच्छे लोग भी थे, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने देखा कि ये जो पार्टी में मेरे एक्टिविस्ट हैं, मेरे साथी हैं पार्टी में, जो छोटे लेवल का जो कार्यकर्ता है पार्टी का, वो अमीरों से नफरत करता है, गरीबों से प्यार नहीं करता। बाहर से तो हम बात कर रहे हैं समाज को बदलने की और गरीब की मदद करने की, लेकिन इसके पास कोई फैमिली नहीं है, इसका कोई करियर नहीं है, इसके पास कोई डिग्री नहीं है,
ये बस बातें बातें तो अच्छी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर नफरत है, आग है अमीर के प्रति। ये बात उन्होंने वहां देखी। और ऐसा होता भी है कई बार, हम बाहर से जो आइडियोलॉजी को, जिस वाद को अपना लेते हैं, वाद इज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, वाद किस तरह से डिफाइन करूं मैं, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी आपके लिए लाइफ को दो हिस्सों में तोड़ देती है कि ये हम हैं, ये दूसरे लोग हैं, हम ठीक हैं, दूसरे गलत हैं, ये हमारा एक लीडर है। आइडियोलॉजी ये करती है, वाद ये करता है। जैसे सोशलिज्म करता है कि ये हम हैं जो चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, ये वे लोग हैं जिनकी वजह से चीज़ें गलत हैं। तो लाइफ को बहुत सिंपल कर देता है एक वाद, एक आइडियोलॉजी। और जॉर्डन देख रहे थे कि ये आइडियोलॉजी बाहर से सुनने में रैशनल लग रही थी, लेकिन जो लोग इस आइडियोलॉजी को मान रहे थे वो नफरत से भरे हुए थे। क्योंकि बहुत आसान है ये मानना कि मैं गरीब और मैं छोटा, मैं बौना क्यों हूं समाज में, अच्छे और पढ़े लिखे और अमीर लोगों की वजह से। ऐसा नहीं है कि पार्टी के वर्कर किसी को जबरदस्ती परेशान करते थे, वो तो समाज को अच्छे के लिए बदलना चाह रहे थे। लेकिन जॉर्डन ने उनको वो जो भावना थी कि समाज को अच्छे के लिए बदलना है, वहां पे नफरत और बदला देखा। बाहर से तो वो आइडियोलॉजी ठीक थी, रैशनल थी सुनने में, लेकिन अंदर जॉर्डन ने देखा कि अंदर से इंसान नफरत से भरा हुआ, इसलिए कह रहा है समाज को बदलने को। लेकिन ये पर्टिकुलरली सोशलिज्म की प्रॉब्लम नहीं थी। कोई भी वाद ऐसा हो जो दुनिया को इस हिस्से में तोड़ दे कि हम ठीक हैं, ये गलत हैं और हमें इनको ऐसे सुधारना है, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। पहले तो धर्म छोड़ दिया, फिर कॉलेज में चले गए, पॉलिटिक्स करने लगे। अब यहाँ पे उन्हें एक धक्का लगा कि ये जो पॉलिटिक्स जिस नाम से हो रही है ये ठीक नहीं हो रही। कहा तो जा रहा है कि सब अच्छे के लिए किया जा रहा है, लेकिन अच्छे के करने के पीछे जो भावना है वो कहीं बदले की है, वो कहीं नफरत की है अमीरों के प्रति। इससे उनको बहुत धक्का लगा। अब वो दोबारा से उस सिचुएशन में आ गए जहां वो ये नहीं बता सकते थे कौन सही है कौन गलत। और ऐसी सिचुएशन में हम रहना नहीं चाहते, बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता अब हम करें क्या। बनना तो वो एक नेता चाहते थे, लेकिन अब उन्हें यही नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत। उनकी यूनिवर्सिटी में उनके पास पॉलिटिकल साइंस थी पहले। उन्हें ये बताया गया कि लोग जो हैं रैशनल होते हैं, तर्क से चलते हैं, और जो भी दुनिया में हो रहा है, जो भी लोग कर रहे हैं वो आर्थिक कारणों से कर रहे हैं। जो भी लोग जैसा भी बिहेव करते हैं उसके रीजन जो है इकोनॉमिक है, पैसे के लिए हो रहा है सब कुछ जो हो रहा है, रिसोर्सेज के लिए हो रहा है सब कुछ जो हो रहा है। लेकिन जॉर्डन को ये बात स्वीकार नहीं थी। जॉर्डन को ये बात इसलिए स्वीकार नहीं थी कि किसी रिसोर्स को कितनी वैल्यू देनी चाहिए ये तो फाइनली इंसान ही तय कर रहा है ना। जैसे तेल है, हो सकता है कोई इंसान ये तय कर ले कि मेरे लिए तेल की कोई वैल्यू नहीं है, मैं किसी ऐसी व्हीकल को चलाऊंगा ही नहीं जिसमें तेल हो, मैं एक पेट्रोल फ्री लाइफ जीऊंगा। तो फाइनली तो इंडिविजुअल ही डिसाइड कर रहा है ना कि किस नेचुरल रिसोर्स को कितनी वैल्यू देनी है। अपने आप तो ये तय नहीं होता ना। जैसे गोल्ड है, गोल्ड से कोई हो सकता है बहुत ज्यादा, किसी को सोना पसंद हो, किसी को नहीं पसंद। किस रिसोर्स को कितनी वैल्यू देनी है फाइनली तो ये इंसान ही तय कर रहा है ना। तो जो उनको पढ़ाया जा रहा था कि दुनिया जो है, दुनिया में जो भी हो रहा है वो नेचुरल रिसोर्स के लिए हो रहा है, तो जॉर्डन का जो सोचना था वो ये था कि फाइनली तो ये इंडिविजुअली तय करता है कि नेचुरल रिसोर्स को कितनी वैल्यू दी जानी चाहिए और दी भी जानी चाहिए कि नहीं। तो फिर वो जो उन्हें पढ़ाया जा रहा था डिग्री में, उससे भी उनका मन हट गया, क्योंकि उन्हें नेचुरल रिसोर्स की वैल्यू सेल्फ एविडेंट नहीं लगी। पहले अपने धर्म से गए, नेता बनने का सपना था उससे गए, फिर अपनी पढ़ाई जो उन्हें पॉलिटिकल साइंस में जो भी उन्हें पढ़ाया जा रहा था उससे भी गए का मतलब
उन्हें लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये जो बताया जा रहा है ये इसमें कुछ गड़बड़ है। दोबारा वो इस स्थिति में आ गए कि समझ नहीं आया क्या करूं, कहाँ जाऊं। और अपने आसपास की तरफ वो देखते, लोगों की तरफ, तो उनका भी जीवन उन्हें कोई बहुत शांति या संतोष से भरा नहीं दिखता। और जॉर्डन ने अपने आसपास उस समय जो लोगों को देखा तो ये पाया कि ये लोग अपने अंदर की बेचैनी को, अपने अंदर की अशांति को छुपा रहे हैं, जबरदस्ती ढक रहे हैं। तो वो जॉर्डन दूसरे लोगों से भी नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि वो तो खुद देख रहे हैं जॉर्डन पीटरसन की मेरे आसपास के जो लोग हैं वो खुद बेचैन है और वो खुद अपनी बेचैनी को नॉर्मल डेली लिविंग में छुपाए हुए हैं। और ये वो समय भी था जब कोल्ड वॉर चल रहा था। दो आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म कम्युनिज्म, रशिया अमेरिका, युद्ध की तैयारी कर रहे थे जोर शोर से। युद्ध नहीं हो रहा था लेकिन आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर था, दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां हो रही थी। तो जो उनका सवाल था वो और बेचैन हो गए कि हम इस युद्ध की तैयारी क्यों कर रहे हैं जिसमें हम सभी बर्बाद हो सकते हैं, इंसानियत ही जड़ से खत्म हो सकती है। दुनिया की दो ताकतें कभी भी जंग छेड़ सकती थी और इतनी खतरनाक जंग की इंसानियत ना बचे। दुनिया के इन हालातों ने उन्हें और भी खोजी बनाया और भी प्यासा बनाया। आगे उन्होंने अब साइकोलॉजी में डिग्री करना ज़रूरी समझा। वो लिखते हैं कि एक बार अपने प्रोफेसर के साथ साइकोलॉजी के जेल में जाना हुआ, और ऐसा हुआ कि जेल में जा कर के हुआ होगा जाना किसी काम से, उनके बिहेवियर को, जो वहाँ पे इनमेट्स हैं उनको पढ़ने, और किसी काम से ऐसा हुआ कि वो अपने प्रोफेसर से बिछड़ गए। अब थे तो वो मास्टर्स ही कर रहे थे ना साइकोलॉजी में, थे तो वो स्टूडेंट ही, डर गए। आसपास सब कैदी थे उनके, लंबे चौड़े निशान जिनके शरीर पर चोटों के, और अपने जिस प्रोफेसर के साथ आए थे वो उन्हें दिख नहीं रहा कहाँ गया। इतने में छोटा पतला दाढ़ी वाला इंसान आया। उसने कहा कि तुम्हारे प्रोफेसर ने बुलाया है, उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें बुलाऊं। तो जॉर्डन उसके पीछे पीछे हो लिए, उसके पीछे पीछे हो करके वो अपने प्रोफेसर से मिल गए। उनके प्रोफेसर ने उन्हें बाद में बताया कि जिस छोटी दाढ़ी वाले कैदी को मैंने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था ना, उसने 2 पुलिस वालों से उनकी कब्र खुदवाई जब वो अपनी जान की भीख मांग रहे थे, और फिर उन्हें मार दिया। इस बात से जॉर्डन को और धक्का लगा कि वो एक ऐसे इंसान के इतने करीब थे उस समय जेल में, और वो देखने में तो उनके जैसा ही था, बात करने में उनके जैसा था। एक बार दोबारा भी उन्हें जेल जाने का मौका मिला। वहां पे भी उन्होंने जेल में हो रही उस समय उन्हें हिंसा का पता चला। इस बार लेकिन उन्होंने एक प्रयोग किया, एक मेडिटेशन की अपने ऊपर। ये सोचना शुरू किया कि क्या मैं कभी खुद ये हिंसा, ये झगड़ा कर सकता हूँ? क्या मैं खुद ये मारपीट कर सकता हूँ कभी? क्या मैं खुद कभी किसी को जान से मार सकता हूँ? बहुत सोचा उन्होंने, और कई दिनों तक सोचा कि क्या मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि मैं कभी किसी को जान से मार दूं। और उन्होंने जो उसका जो रिजल्ट उन्हें मिला, जो जवाब अंदर से उनके आया, वो था हाँ। और इस जवाब ने उनको बहुत चौंका दिया। हम सभी के अंदर नाश करने की, नुकसान करने की, हिंसा की क्षमता होती है, और वो क्षमता ही रूपांतरित होके, ट्रांसफॉर्म होके क्रिएटिव होती है, प्रोडक्टिव होती है। जब कोई इंसान अपने अंदर के शैतान को नहीं जानता, तो वो अपने अंदर के भगवान को भी नहीं जगा सकता। अपने अंदर के शैतान को जानने का ये मतलब है कि ये जानना कि मैं आधा जानवर हूं। हमारे यहाँ जो तंत्र और हठ योग के ग्रंथ हैं उसमें चक्र बताए गए हैं कि इंसान के शरीर में चक्र होते हैं ऐसे बॉडी में, और एक कुंडलिनी शक्ति है सांप के रूप में जो आपके सबसे बेसिक चक्र में है। और वो कुंडलिनी जो है वो शक्ति है, एनर्जी है, वो ऊपर उठेगी, और जब वो सिर तक पहुंच जाएगी तो आप एक फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल हो जाओगे, आपको एनलाइटनमेंट मिल जाएगा।
लेकिन वो शक्ति है कहाँ अभी? बेसिक चक्रा में है, सबसे बेसिक चक्रा में, मूल आधार में। बेसिक चक्रा का मतलब है सेक्स और फूड की तरफ लगी हुई है वो, और आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। अपनी जब इस क्षमता का आपको पता लगता है तो आप अपने ही अंदर की एनर्जी से, उस शक्ति से, उस कुंडलिनी शक्ति से कनेक्ट होते हो कि आप अब तक एक कठपुतली बन के जी रहे थे किसी आइडियोलॉजी की, किसी संस्कृति की, और एक दिन आपको पता चलता है कि जो जॉर्डन को पता चला कि मैं किसी को जान से भी मार सकता हूं, तो आपको अपने अंदर के उस पावर का पता चलता है जो आपके अंदर है ऑलरेडी, कि अगर ऐसे सिचुएशन आ गई, अब तक तो वो बुराई का कारण खोज रहे थे। कहां खोज रहे थे? बाहर, कि लोग बुरे क्यों हैं। अब क्या पता चला उन्हें कि वो जो बुराई का कारण मैं बाहर जो खोज रहा हूं वो मेरे भीतर है। ये पहली जरूरी खोज, पहली ये महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि आपको अपने अंदर की उस बुराई से नहीं, बुरा करने की क्षमता के टच में आना पड़ता है एनलाइटेड होने के लिए। एनलाइटनमेंट से मतलब मान लो एक फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल बनने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी के टॉप पर जाने के लिए आपको अपने अंदर के उस नुकसान और नाश करने की क्षमता से टच में आना होता है। अब जैसे पढ़ता रहता हूं मैं चीजें, दूसरी तरफ लोगों के फोन भी आते हैं मुझे, जो यंग लोगों के फोन आते हैं, वो ये फोन आते हैं कि हम सेक्स से परेशान हैं, हम दिन में मास्टरबेट बहुत करते हैं और अक्सर गुस्सा आ जाता है, झगड़ा कर देते हैं। यंग लड़के अभी मुझसे इस बारे में सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की वो जो सेक्स एनर्जी है, जो उनके अंदर का अग्रेशन है, वो अंदर है और उसी के वो टच में नहीं है। इस टच में नहीं है का मतलब ये नहीं है कि वो उसके विक्टिम नहीं है। विक्टिम तो वो अपने अंदर की सेक्स एनर्जी के, अपने अंदर के अग्रेशन के हैं, और वो बाहर भी आ जाती है कभी गुस्सा आ गया, झगड़ा हो गया, लेकिन उन्हें अपन पता नहीं है कि उनके अंदर ये क्षमता है अपने साथ बैठना और देखना कि मेरे अंदर कुछ है, एक एनर्जी है मेरे भीतर, एक अग्रेशन, कि मैं किसी को जान से भी मार सकता हूं अगर बात बन पड़े। उस क्षमता को पहचानना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरा करें, मैं बुरा करने को नहीं कह रहा हूं मैं, और ये जॉर्डन भी बहुत इसके बारे में बात करते हैं, इंटीग्रेटिंग योर शैडो। कार्ल यंग से प्रभावित है वो। कार्ल यंग ने इसको ऐसे बताया था कि आप अपनी शैडो को इंटीग्रेट करो। शैडो को इंटीग्रेट करने का मतलब है कि मेरे अंदर बुरा करने की क्षमता है। जब तक उस क्षमता का आपको पता नहीं होगा तब तक वो एनर्जी क्रिएटिविटी में नहीं बदल सकती। क्यों नहीं बदल सकती? क्योंकि आपके पास एनर्जी का सोर्स तो वही है ना। आपको पैदा तो आप एक बायोलॉजी के साथ हुए हो, और वो सबसे ऊपर किसको रखती है? रोटी और सेक्स को। उसकी वजह से आप में एक बुरा करने की क्षमता है। अगर कोई इंसान सब चीजें मानना छोड़ दे तो बेसिक तो उसके अंदर से एक आवाज उठेगी ना, रोटी के लिए, सेक्स के लिए, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। उस क्षमता का आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर वो क्षमता है। जब आपको वो पता होती है तब आप उसके विक्टिम नहीं होते। तब आपको पता लग जाता है, अच्छा अब मेरे अंदर से गुस्सा आ रहा है, अच्छा अब मेरे अंदर से वो सेक्स का वो उठ रहा है। जब ये पता लग जाती है तब हम इसके विक्टिम नहीं होते, और तब हम सोसाइटी में, मतलब अगर बहुत सारे लोग मेरी बात को समझे तो थोड़ा जो क्राइम रेट है, जो रेप्स हैं, वो घटेंगे। अगर लड़के खासकर इस बात को समझे कि उनके अंदर जो ये एबिलिटी है, बुरा करने की जो क्षमता है, बुरा भी नहीं कहना चाहिए, उनके अंदर ये जो क्षमता है, ये रॉ एनर्जी है उनके अंदर, कि वो बस कुछ करना है, पाना है, कुछ नोचना है, खाना है। जब तक उस क्षमता के टच में नहीं आते तब तक वो अपने हाईएस्ट क्रिएटिव और प्रोडक्टिव लेवल तक भी नहीं जा सकते, क्योंकि एनर्जी तो वही है ना। और जॉर्डन को उस समय जब अपने अंदर से जवाब आया कि हाँ मैं भी किसी को जान से मार सकता हूं, तो वो इस एनर्जी के टच में आए। वो हमेशा से जानना चाहते थे कि लोग बुरे क्यों हैं, लोग शैतान क्यों हैं, लोग एक दूसरे का नुकसान क्यों करते हैं। लेकिन आज उन्हें लाइफ में पहली बार ये पता चला कि जो बुराई हमेशा उनके लिए बुरा कोई और होता था, लेकिन पहली बार उन्हें अपने दिल में, उस जेल वाली घटना पे जब उन्होंने सोचना, चिंतन शुरू किया, मनन शुरू किया,
तब उन्हें पता चला कि वो जो बुराई जिसका मैं रीजन ढूंढना चाह रहा हूं, वो तो मेरे दिल में भी है, वो तो मेरे अंदर भी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात उनके साथ हुई कि उन्हें बहस करना बहुत पसंद था। बहस करके लोगों से बहस में जीतने में बड़ा मजा आता था। एक खेल की तरह वो बहस करते थे और दूसरों से जीतते थे। लेकिन जब ये सब हो रहा था तब उनके मन की ही एक आवाज उनको ये बोल रही थी, जब भी जॉर्डन कुछ बोलते, किसी से बहस करते, तो उनके मन में एक आवाज उनसे ये बोलती कि जो तू बोल रहा है अभी, तू खुद इसको विश्वास नहीं करता, तू खुद इसको नहीं मानता जो तू अभी बोल रहा है, तेरे शब्द झूठ है, तू झूठ बोल रहा है। अब जॉर्डन बड़े परेशान हुए क्योंकि अपने अंदर ही वो दो हिस्सों में टूट गए। किसकी सुने जॉर्डन पीटरसन? अब अपने अंदर के उस हिस्से की जो उनको ये कह रहा है कि जो भी जॉर्डन तुम बोलते हो, झूठ बोलते हो ज्यादातर, या अपने अंदर के उस हिस्से की सुने जिसको झूठ सच की परवाह नहीं है, जिसको बस बहस जीतनी है, जिसको बस आर्ग्यूमेंट जीतना है। तो जॉर्डन ने ये तय किया, और ये भी एक महत्वपूर्ण क्षण है उनके जीवन का, जब उन्होंने ये तय किया कि मैं उस आवाज की सुनूंगा जो मुझे ये कह रही है कि जो भी मैं बोलता हूं उसमें से ज्यादातर बात झूठ होती है। तो एकदम से उनके बोलने में कमी आ गई, क्योंकि उनके अंदर से वो जो आवाज कह रही थी, उन्होंने उसको मानना शुरू किया कि जो भी तुम बोलते हो उसमें ज्यादातर बातें झूठ होती है, वो बस तुम बहस को जीतने के लिए बोल रहे हो, तुम खुद वो तुम्हारी लाइफ से कनेक्ट नहीं होती बातें, जैसा तुम बोलते हो वैसा तुम जी नहीं रहे। कहने का मतलब ये। तो जॉर्डन ने उस आवाज को मानना शुरू किया, तो अब अपने आप ही बहस कम होने लगी, बोलना बहुत कम हो गया। कभी कभी बोलते और बोलते बोलते बीच में रुक जाते, क्योंकि उन्हें पता लगता कि जो वो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उनकी लाइफ से कनेक्ट नहीं हो रहा। उनका जो एक मास्क सा था बाहर से, जो उन्होंने एक इंसान जो ओढ़ के रखते हैं सोसाइटी में फंक्शन करने के लिए, जिसे कार्ल युंग ने पर्सोना कहा है, वो उतर गया। जॉर्डन लिखते हैं कि डिस्पाइट माई वर्बल फैसिलिटी आई वॉज नॉट रियल, आई फाउंड दिस पेनफुल टू एडमिट, कि हाँ मैं बोलने में तो बहुत तीक्ष्ण था, बहुत अच्छा था, बहुत कुशल था बोलने में, बहस कर सकता था, लेकिन आई वॉज नॉट रियल, मैं असली नहीं था। मैं जो बोल रहा था वो मेरी लाइफ से कनेक्ट बात नहीं थी। और आई फाउंड दिस पेनफुल टू एडमिट, ये मानना कि आप जो हो एक झूठ हो, बहुत दुख तो देता ही है, लेकिन ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सभी जवाब आप जिस परिवार में आए हो, आपका 10 साल का 15-18 साल का ऐसा पीरियड है कि आपको परिवार आपका लालन पोषण करेगा, आपको पालेगा, तब वो जो आपको जवाब देगा आप उसको मान करके जी रहे हो। और उस जवाब की भी सत्यता पहचानने के लिए एक बार को ये मानना पड़ेगा कि अभी तक तो मैं बस एक मास्क बन के, एक झूठ बन के जी रहा था समाज में। और जब ऐसा पता चलता है तो बहुत दुख होता है अपने को कि अभी तक मेरा जीवन सब झूठ ही था जो जॉर्डन के साथ हो रहा था। अब उनके लिए जीवन को जीना बहुत कठिन हो गया। किस में विश्वास करें, क्या बोलें, बोलना भी उनका मुश्किल। एक रात अपने कॉलेज से आए वो शराब के नशे में धुत, और अपनी सिचुएशन पे उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरी क्या हालत हो गई। गुस्से में उन्होंने एक पेंटिंग बनानी शुरू करी, और जो पेंटिंग उन्होंने बनाई वो जीसस की बनाई क्रॉस पे, और उनके कमर पे एक सांप बंधा हुआ। अब वो उधर कनाडा में जॉर्डन पीटरसन है, ईसाइयत का वहां प्रभाव है, तो उन्होंने जीसस की तस्वीर बनाई। तस्वीर क्यों बनाई जीसस की? क्यों बनाई होगी? जीसस क्या है? जीसस वो हैं जो जीवन के दुख को अपना करके जी रहे हैं, जो अपने लिमिटेशंस को मान करके भी ये एक ऐसा जीवन जिया जिन्होंने ये कहा कि जीवन जीने लायक है, जीवन में कुछ वैल्यूएबल जिन्होंने पाया। जीसस उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और क्रॉस पे जीसस को जो गाड़ा गया था, बाहर से तो उनको जितना दुख दिया गया, हमारे दुख उनके सामने क्या होंगे। लेकिन एक जीसस एक ऐसे इंडिविजुअल, एक ऐसी स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते हैं जो अपने सब दुखों को उठाता है और फिर भी कहता है कि जीवन जीने लायक है। और सांप हमेशा से मौत और ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ सिंबल रहा है, क्योंकि सांपों से हमारे पूर्वजों ने बहुत लंबी जंग लड़ी है।
जॉर्डन यहाँ होते तो शिव का चरित्र बनाते, शिव के गले में सांप है, वो जॉर्डन ने खुद ही बनाया जीसस के कमर में सांप, शराब के नशे में धुत उस दिन। यहाँ होते तो हो सकता है राम का चरित्र बनाते। राम के साथ क्या हुआ, पूरे जीवन भर अन्याय हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं खोई। राम रावण का यही तो फर्क है कि राम ने अपनी मर्यादा नहीं खोई कभी भी, जीवन के दुख को स्वीकार किया। अब उन्होंने धर्म को पढ़ना शुरू किया, और धर्म को पढ़ के उन्होंने क्या पाया वो हम आगे उनकी जो बुक है जब उस पर चर्चा करेंगे तब बात करेंगे ही। 85 में उन्होंने अपनी 1985 में पहली किताब लिखनी शुरू की, मैप्स ऑफ मीनिंग। और मैप्स ऑफ मीनिंग के ऊपर ही फिर मैप्स ऑफ मीनिंग जो है फाउंडेशन है, उसके ऊपर उन्होंने 12 रूल्स फॉर लाइफ और जो उनकी अभी बियॉन्ड ऑर्डर आई है किताब, वो दोनों किताबें मैप्स ऑफ मीनिंग के ऊपर ही उन्होंने लिखी हैं। उसी को इस तरह से लिखा है कि एक सामान्य इंसान के, कॉमन इंसान के समझ में आ जाए। ये जो मैप्स ऑफ मीनिंग किताब है थोड़ी जटिल है, कठिन है इसको समझना, लेकिन ये 12 रूल्स फॉर लाइफ और बियॉन्ड ऑर्डर ये एक सामान्य इंसान के समझ में आ जाए इसलिए उन्होंने लिखी है। लिखते वक्त उनको एक सपना भी आया था। सपना ये कि एक बहुत बड़े चर्च के भवन में वो बीच में से लटक रहे हैं, गुंबद है उसमें से वो बीच से लटक रहे हैं चर्च में। तो इस सपने का क्या अर्थ हुआ, जिन सवालों को लेकर वो इतने साल जी रहे थे उसका क्या उनको जीवन में अपने रिजल्ट मिला। अब ये अगर आप मुझको सुन रहे हो तो आप ये जानना ज़रूर चाहोगे कि उनको क्या अपने सवालों के जवाब मिले। लेकिन जो उनको अपने सवालों के जो जवाब मिले, जीवन कैसे जीना चाहिए, वो जो सॉल्यूशन उनको मिला, वो जो हल मिला उनको, वो पहले ही धर्म की किताबों में दिया हुआ है। लेकिन हर इंसान को उस सॉल्यूशन तक खुद पहुंचना है, क्योंकि हर इंसान का अपना एक सवाल होगा और वो अपनी यात्रा करेगा और अपने आंसर तक पहुंचेगा। और आंसर वो सेम ही है हर किसी के लिए, लेकिन जब तक इंसान खुद वहां नहीं पहुंचता तब तक उसका जीवन एक ऊपरी जीवन रहेगा, एक सुपरफिशियल, एक शैलो जीवन रहेगा। हल एक ही है जिस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे कि क्या है ऐसा जिससे हम युद्ध की लड़ाई में ना झोंके जाएं या जीवन अर्थहीन ना लगे। मैं आपको बता तो रहा हूं कि जॉर्डन को क्या आंसर मिला उनके सवालों का, लेकिन ये आंसर बड़ा फीका और बड़ा दूर और बड़ा बोरिंग मालूम पड़ेगा। इसके पीछे का एडवेंचर क्योंकि आपका नहीं है, इस आंसर में आपको वजन नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन यही आंसर धर्म में बार बार दिया गया है। वो ये है कि अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाओ। जीवन की जिम्मेदारी उठाने का क्या मतलब, उसका मतलब ये है कि जीवन दुख है। बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में पहला सत्य ये है, बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे। ये 4 सत्य हैं जिन पे बुद्ध की पूरी फिलॉसफी फिर खड़ी हुई। उसमें से पहला ये था कि लाइफ दुख है। भाई आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो लिमिटेड है, आप कितने लोगों से मिलते हो वो लिमिटेड है, आपका टाइम 80 साल 50 साल 100 साल जितने साल आप जियोगे वो लिमिटेड है, आप क्या कर सकते हो वो भी लिमिटेड है, और एक दिन आपने मर जाना है, मौत एक दिन हो जानी है। और इस सब के बीच में भी हो सकता है आप किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जाओ जो बेड से ही आपको उठने ना दे, या आप किसी अपने बहुत प्यारे साथी को खो दो, या अपने दोस्त को खो दो। कमाल की बात यह है कि जब इन प्रॉब्लम्स को आप स्वीकार कर लेते हो कि हाँ ये तो जीवन का हिस्सा है ही, तो ये प्रॉब्लम्स आपको परेशान करना बंद कर देती हैं। तो हल यही है, इंस्टेंट स्वीकार करना कि हाँ ऐसा है, ये प्रॉब्लम्स हैं। और जब आप स्वीकार कर लेते हो तो आप जो बचा कुचा दुख है उसको कम करने के लिए काम करते हो। जो जीवन का बोझ उठा लेते हो, जब आप, अभी आपने जीवन का बोझ नहीं उठाया हुआ, अभी तो आप बस एक मास्क हो, एक पर्सोना हो, एक ऊपरी आइडेंटिटी हो। जब उसको आप उतारोगे और देखोगे कि ये जो जवाब है ये मेरा जवाब नहीं है, ये मैंने कहीं पढ़ लिया है, ये मैंने कहीं सुन लिया है,
जॉर्डन को भी ये लगा था कि जो वो आर्ग्यूमेंट्स में अपने बोलते हैं, वो बोल तो वो रहे हैं, लेकिन वो बोलने का हक अभी उन्होंने कमाया नहीं है। तो जब आप वो मास्क उतारते हो और फिर जीवन की जो अपनी लिमिटेशंस हैं, जीवन का जो बोझ है वो उठाते हो, पहली बार आपका आपसे मिलना होता है कि हाँ ये मेरा शरीर है, मेरे पास इतना टाइम है और मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं और एक दिन ये सब खराब हो ही जाना है, नाश एक दिन हो ही जाना है। जब यहां से शुरू करते हो तो बाकी आप फिर जीवन को और सुधारने की तरफ ही काम करते हो। जीवन की जब आप जिम्मेदारी लेते हो तो जीवन के जिस ढंग से आप जीवन को जी रहे थे वो बदलता है। आप जीवन की जिम्मेदारी लेते हो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में जॉर्डन का कहना है लाइफ का मीनिंग है कि ये मेरी लिमिटेशंस हैं और मैं अपने लिमिटेशंस को स्वीकार करता हूं और इन सब के बावजूद मैं जीवन को जीऊंगा समाज की बेहतरी के लिए, दुनिया की बेहतरी के लिए। अपनी लिमिटेशंस को स्वीकार करके समाज और दुनिया की बेहतरी के लिए जीना ही लाइफ का मीनिंग है। यही धर्म भी सिखाता है और इसी आंसर तक इंसान पहुंचेगा अगर वो अपने सवाल का पीछा करे तो। लेकिन बहुत कम लोग अपने सवालों का पीछा करते हैं, क्योंकि सवालों के पीछे करने का मतलब है आपको अपना सिक्योर जो आपकी पोजीशन है, जो बहुत सुरक्षित है, हाँ मैं ये हूँ, मुझे ये करना है, ऐसा होना है, उससे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सवाल आपको कहाँ ले जाएगा आपको ही नहीं पता। लेकिन यही रियल एडवेंचर है। और आखिर में आपको अपने जीवन की जो लिमिटेशंस हैं वो स्वीकार करनी है, सच बोलना है, क्योंकि सच बोल करके ही तो आप ये बात कह पाओगे कि देखो जीवन लिमिटेड है और ये दुख तो होने ही हैं, लेकिन हम इस ढंग से जीवन को जी सकते हैं कि हम पुराने को नया करते रहें, जो खराब है उसको रिपेयर करते रहें, अपने समाज की, अपने देश की, अपनी दुनिया की सेवा में जीवन को लगाएं। एक ऐसे ढंग से जीवन को जिएं जिस ढंग से सबका भला हो, आपका भी और दूसरों का भी। उस ढंग से जीने में लाइफ का आंसर है। उस ढंग से जीने में आप जो आपका स्टेट है, यानी जो आप जिस जगह आप हो, आप अपने आसपास के लोगों को अपडेट करते रहोगे, इन्फॉर्म करते रहोगे भाई लाइफ को ऐसे जीना चाहिए, नई इन्फॉर्मेशन उनके सामने लाते रहोगे। तो ये उनको आंसर मिला। इस पर उन्होंने फिर अपनी पूरी फिलॉसफी बिल्ड की। 2016 में वो एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने, 2016 में बहुत पॉपुलर हो गए। 2018 में उन्होंने अपनी दूसरी किताब लिखी जिसने रिकॉर्ड तोड़ सेल की, जिसने बेस्ट सेलर बनी। 2018 में जो उन्होंने किताब लिखी 12 रूल्स फॉर लाइफ एन एंटीडोट टू केओस, वो बेस्ट सेलर बनी। फिर उनकी तबीयत खराब हो गई और अब 2021 में उनकी जो किताब आई है ये भी खूब लोगों को पसंद आ रही है। ये जॉर्डन की कहानी है और यही हर धर्म सिखाता भी है। बुद्ध की भी यही कहानी है। उन्हें पहली बार जब मौत का पता चला, तब उन्होंने अपना बुढ़ापे का जब पता चला, बीमारी का जब पता चला, यानी अपनी लिमिटेशंस का जब उन्हें पता चला कि इंसान की ये लिमिटेशंस है, तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और क्या जवाब, बुद्ध को क्या जवाब मिला? निर्वाण। बहुत साधारण, अभी मैं बहुत उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, बहुत साधारण अर्थों में कि इसको स्वीकार कर लेना। स्वीकार मतलब हाँ ये है, ये जो शरीर है ये जाएगा, ये भाव हो जाना। अभी ये भाव नहीं है, अभी तो आपने जीवन का बोझ उठाया ही नहीं है। वो जीसस, जो क्रॉस को जीसस ने उठाया हुआ है, वो आपने अभी उठाया ही नहीं है। उसको स्वीकार कर लेना ही शांति लाता है। और फिर इस ढंग से जीना कि मैं इस ढंग से जीऊं, मेरा और मेरे आसपास सभी लोगों का भला हो। तो यानी मैं चोरी नहीं कर सकता क्योंकि उससे मेरा भला होगा, लेकिन और लोगों का भला नहीं होगा। तो इस ढंग से जीना कि और सबका भला हो, मेरा भला हो, यहां जीवन का उत्तर है। अब ये उत्तर बहुत फीका मालूम पड़ेगा और बहुत ऊपरी मालूम पड़ेगा कि ये क्या है, लेकिन यही धर्म की अपनी स्टडी से मैं जान पाया हूँ, यही जॉर्डन पीटरसन अपने जीवन में जान पाए हैं।
यही अलग अलग धर्म कहते हैं। लेकिन इस जवाब तक आपको अपने सवाल से आना होगा, तो मैं जो कह रहा हूं वो थोड़ा समझ में आना शुरू होगा। अगर आप अपने सवाल का पीछा कर रहे हो और उस सवाल के पीछा करने में आप मुझसे मिले हो, अगर आपका कोई सवाल नहीं है, कोई खोज नहीं है, तो ये उत्तर का कोई अर्थ नहीं होता, ये फीका लगेगा, मजा नहीं आएगा। तो आपको किसी कद्दू के कारनामे में किसी ऐसे बाबा के पास जो कुछ चमत्कार दिखाता है उसके पास जाना मांगता है।